सभी छात्र सभी विशेषज्ञ का माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय, माननीय निदेशकगण, संयोग साहब, इस हिंदी कवि सम्मेलन में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें और अनुरोध करूंगा अपने माननीय निदेशक की ध्यान का मुझे है साथ ही सर एक ग्रुप फोटो चलो आप भी लगता है अरे सर एक ग्रुप फोटो
देशवासियों को समर्पित है ये संस्थान हमारा। निष्ठा ईमानदारी संग जीतेंगे विश्वास सारा। श्रम ही हमारी पूजा, श्रम ही हमारा नारा। NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। हो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नई उपलब्धियों पर पहुंचाने वाले हमारे संकल्प और निगम को नई दिशा और अवसर और भी खास और गरिमापूर्ण है, क्योंकि माननीय एसडीएम साहब के शुक्र है आपका पहला उद्बोधन सर पिछले संवेदन में भी हुआ था और आज ये के रूप में एक साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उद्बोधन आपका संवेदन में हो रहा है। इसलिए मैं अपने कार्यकाल निदेशक श्री संजय साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय एसडीएम साहब को उस स्टोर पे राज्य सरकार की ओर से सदैव साहब के पुरस्कार को अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी से अनुरोध है आपके लिए गरिमापूर्ण और उत्तम का साथ दे। मेरा अनुरोध है कि बात जोरदार तालियों के साथ इस उनके सहयोगी श्री एस.के. जैन जी निदेशक आर्मी, श्री वाई.के. चौबे जी निदेशक तकनीकी, श्री आर.पी. गोयल जी निदेशक वित्त, श्री ए.के. श्रीवास्तव जी सीईओ। मैं देख रहा हूँ बसु जी का नाम छोड़ दिया है। हमारे बसु जी उपस्थिति गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय महिलाएं और इस वेब लिंक के जरिए जुड़े सारे परियोजनाओं के अधिकारी कर्मचारी, आदरणीय महिलाएं। ये पिछले महीने से कुछ चर्चा चली कि हमको एक साल में हिंदी का कार्यक्रम कराना है, क्योंकि राजवीर जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और साथ ही कारणों से बहुत सारी हम लोगों को प्राइजेज भी मिल रहे हैं हिंदी में और तारीफ भी हो रही है। तो बस ये संयोग की बात थी कि समय कौन सा दिन किया जाए। तो शायद 24 तारीख तय किया, उस दिन याद नहीं था कि 24 तारीख को कोई खास दिन है क्या। एनीवे आपने इस तरह का दिन चुना, बहुत धन्यवाद आपको। राजवीर जी ने कुछ हमको लिख के दिया हुआ है हिंदी का क्या इन्होंने कार्य किया है, क्योंकि ये आज का दिन इन्हीं का है। तो मैं चाहूँगा कुछ चीज़ों का आपको सबको अवगत करा सकूँ कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित इस कवि सम्मेलन में तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि इस कवि सम्मेलन में हमारे बीच देश के लोकप्रिय और जाने माने कवि मौजूद हैं। हम निगम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। NHPC के जल विद्युत विकास के साथ साथ राजभाषा हिंदी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। NHPC की परियोजनाएं देश के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित है। NHPC विद्युत उत्पादन के जरिए देश के विकास में योगदान देने में के साथ साथ हिंदी भाषा के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास भी कर रही है। हमारे निगम ने गत वर्षों के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राजभाषा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए हमें पिछले साल भारत सरकार ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना है, जो कि भारत सरकार द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके लिए मैं समस्त NHPC परिवार को बधाई देता हूँ। साथ ही मेरा आप सभी से आग्रह है कि राजभाषा हिंदी को गति प्रदान करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करें, जिससे इस वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो सके। हमारे निगम में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज यह कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन में जहाँ हमें नई ऊर्जा और आनंद मिलेगा, वहीं हिंदी के प्रचार में भी मदद मिलेगी। कविता एक और जहाँ अपने समाज और जीवन की वास्तविकताओं से हमें जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर हमारी संवेदनाओं को व्यापक बनाती है।
कवि अपनी कविता के माध्यम से जो बात कहता है वह चीज़ें हमारे दिल तक पहुँचती है। वास्तव में कवि समाज का पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज हमारे बीच देश के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास मौजूद हैं। साथ ही श्री गिरीश रघुवंशी, श्री तीर नारायण शर्मा, सुश्री अंकिता सिंह और श्री रमेश मुस्कान इस कवि सम्मेलन को यादगार और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कविताओं आनंद और उल्लास के साथ ही हमें जीवन के प्रति नई सोच और नई स्फूर्ति प्रदान करेंगे। मैं इस कवि सम्मेलन में सभी अतिथिगण, कविगण और आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि एक मौका मिला है कि हम लोगों ने पिछले एक साल में क्या सोचा, क्या किया, उस पर थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। जब हमने इसी दिन ज्वाइन किया था तो बहुत मेरे अपने सपने थे जो आपके सपने से मिलकर चले थे कि प्रयास किया जाए। दुर्भाग्य से इसी बीच इतनी बड़ी कोविड महामारी का प्रकोप हो गया, लेकिन हम चट्टान की तरह खड़े रहे और उस समय में जिस तरह से हमारे पावर स्टेशन में हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने 30-35% की संख्या के साथ कार्य किया और पिछले साल से अक्टूबर तक हमने जो जिस साल कोविड नहीं था जितना जनरेशन किया तो उससे भी हम आगे चल रहे थे। उसके बाद क्योंकि नदियों में पानी कम हो गई लेकिन हमारी मशीनों की एबिलिटी कम नहीं रही, तो उस मुस्तैदी से जब संख्या कम थी, समस्याएं बहुत थी, लोग घरों से नहीं निकलना चाहते थे और जिस तरह से पावर स्टेशन को चलाया गया उसके लिए शब्दों में उस चीज़ों को बयान करना मुश्किल है। तो सारे लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और ये दिखाता है कि किसी का जो एक वर्क कल्चर रहा पिछले 45 वर्षों से, उससे उन एक्सपीरियंस से हमने किस तरह चलाया और इसकी प्रशंसा एक जगह नहीं हर फोरम पे होती रहती है। जो हमारे 5 PM 9 PM 9 मिनट का था उसके लिए बहुत सारी मीटिंग हुई, सब परेशान थे क्या होना है, लेकिन जो NHPC को जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी से बढ़ चढ़ कर हमने उस दिन उस पीरियड में पावर जनरेट किया और ग्रिड को फेल होने से हम लोगों ने बचाने में बहुत योगदान दिया। तब से जो एक घटनाक्रम चला कि हाइड्रो को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और हाइड्रो की कितनी ज़रूरत है। अभी मैं हाईकोर्ट की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, उसमें हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी थे और अपने पावर मिनिस्टर भी थे और सबने एक मन से चर्चा किया कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 450 गीगावाट की, तो उसमें हम जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी एक कमी है कि उसके इंटरमिशेंसी के कारण हमें बैकअप पावर चाहिए, ग्रिड बैलेंसिंग चाहिए और हाइड्रो के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। साथ में वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है कि देश में पानी की किल्लत न हो जाए, ज़रूरत पड़ेगी, पंप स्टोरेज की बात चल रही है, लार्ज रिजर्वायर डैम की बात हो रही है, सियांग में अरुणाचल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है। तो जितनी भी हाइड्रो के ऊपर चर्चाएँ हो रही हैं, निश्चित रूप से पहला आपको स्थान NHPC पे मिलता है और NHPC से हर एक को बहुत उम्मीद है। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि 35% लोगों ने जो अपने इस दुर्गम स्थिति को देखते हुए खराब हालात जो बने हुए थे कोविड से, उसके अंदर जो काम करने की क्षमता दिखाई, तो लगता है कि जब हम 35% से इतना अच्छा कर सकते हैं तो जब सारे के सारे मिल करके हम एक दृढ़ संकल्प हो जाए मुझे करना है तो हम कितना अच्छा और काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों में क्षमता है, मुझे पता है और इसको हम देख भी रहे हैं। जो पिछले वर्षों से हमारे प्रोजेक्ट रुके पड़े थे, खासकर सुभाषरी का हमने 9 साल बाद पहली बार पावर हाउस में कॉन्क्रीटिंग शुरू की, लगातार वहाँ विजिट्स हो रही है, मॉनिटरिंग चल रही है और बहुत अच्छा काम चल रहा है और उसे अच्छा करने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों ने टारगेट को 1 साल और पहले कर लिया। जो 23-24 में होना था हमने तय किया कि हम इसको अगर 22 में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसकी कास्ट बहुत बढ़ गई है और वहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हम नहीं चाहते कि लंबे टाइम के प्रोजेक्ट को हम लोग फंसा कर रखें किसी कारणों से। तो वो काम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी बसु जी कल ही वहाँ से होकर आए हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते रहते हैं। मैंने मिनिस्ट्री से भी सेक्रेटरी पावर खुद होके गए और अभी उस कार्य का इतना इम्पोर्टेंस है कि 2 दिन पहले हम लोग की एनर्जी कमेटी की मीटिंग थी, तो इस बार की जो एनर्जी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी मेरे साइट को देखने जा रही है सुभाषरी को। इन सब चीज़ों से आपको जब जाते हैं तो उनको एक फीलिंग होती है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और हमको सपोर्ट मिलता है और ये सारा सभी संभव हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत प्लान से हमारी पूरी HR की टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ जैन साहब इस साल करीब
1354 लोगों को प्रमोशन दिया है और साल में देखें जो कभी नहीं हुआ। और पूरी स्टेज को देखें तो लगभग 25% लोग प्रमोट हुए हैं। कुछ नहीं हो पाए, उनको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे कार्य वो करें तो देखें कि जो प्रमोशन पाए उनमें क्या क्षमता थी, उनके तरफ बनने की कोशिश करें, उनको भी नंबर आएंगे। तो हर इसके लिए कोई डिमोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो मेहनत करें। जो मेहनत करेगा वो बार बार ज़रूर आगे आएगा। जो अच्छे कर रहे हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। उस तरीके से हम काम कर रहे हैं, सारे परियोजनाओं पे काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा कीरू है, पतलदुल है। कीरू में इस समय इतना अच्छा कार्य चल रहा है कि हमने NHPC का जो सबसे जल्दी जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि हम कई सालों से नाम लेते रहे कि चमेरा 2-4.5 साल में हमने तैयार किया था। मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से कीरू पे काम हो रहा है, हम शायद 4 साल के अंदर ही बनाने की कोशिश करें कि हम बना सकें। एक नया कीर्तिमान है वहाँ पर डाइवर्जन करना जो मोस्ट चैलेंजिंग था। आजकल डेली दोनों फेज में 10 मीटर का प्रोग्रेस आता है। हर शिफ्ट में, हर 24 घंटे में हर फेज से 2-2 ग्लास आती है। ये अपने आप में कीर्तिमान है जो उन्होंने टारगेट 2 या 3 माह रखा डे लाइटिंग का। लेकिन जिस तरह से लग रहा है काम कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी महीने 2.5 तक वो पूरा हो जाए। तो इस तरह की क्षमता है कि जोश आए, उमंग आया मेरे ऑफिस में, कर्मचारियों में, जो किसी को आगे ले जाना चाहते हैं। इसी तरीके से मेरा पावर की प्रोजेक्ट जो है उसमें बहुत दिनों से बहुत स्लो हो रहा था, बट महीने में कम से कम 100 मीटर की टनलिंग दोनों फेज से मिला के हुई है, ऑलरेडी हो चुकी है। हो सकता है कि 20-30 मीटर और इस बीच में हो जाए, लेकिन हमको जब तक वहाँ 200 मीटर की प्रोग्रेस नहीं होती है तो बहुत खुशी अभी वहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे उसको भी टारगेट 18 था हम 22 से पूरा करेंगे। मार्च 22 को नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग फिर सितंबर-अक्टूबर में रिव्यू करेंगे कि क्या इसलिए कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो बहुत चैलेंजिंग था, हमदा नामा कार्य जो हमारे इंजीनियर्स ने पूरा किया डिफिकल्ट टाइम में, उसके वजह से निश्चित रूप से जो हमारे अभी गर्मियों में बर्फ पिघलेगी तो हम COD कर सकेंगे। तो जब भी मेरे को टैरिफ वहाँ पे ₹20 मिलता है, तब तक मुझे लगता है कि वो भी ₹5 ₹4.5 आएगा, तो हमारी अच्छी सी इनकम पावर की दूसरी शुरू हो जाएगी। इस सब कार्यों में अपनी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। रंगीन 4 जो हमने लिया उसके भी PIA रिकमेंडेशन हो चुकी हैं। इसी महीने में किसी भी मोमेंट में उस महीने या का माल उसका क्लियरेंस हो जाएगा तो प्रोजेक्ट अपने हाथ में होगा। लेकिन हमने रुका नहीं है, हम इस समय को बचाते हुए ऑलरेडी सारी टेंडरिंग प्रोसेस हम लोग कर लिए हैं, जिससे कि CC क्लियरेंस हो तो हम लोग मिलकर काम फिजिकली साइड पर शुरू कर सकें। हम चाहते हैं हम मिल करके उसको सब आगे बढ़ाएं, सब अपनी जिम्मेदारी भी समझें। हमको याद है कि जब यहाँ पर हम बोले थे गए हम लोगों को नया बिजनेस चाहिए, हमारे पास मात्र 2 प्रोजेक्ट थे, कुछ भी नहीं था। हम लोग कोविड में जोड़ते थे, भागते रहे, लेते रहे और एक प्रयास बहुत दिन से चलते चलते 3 जनवरी को जो हमने जम्मू में एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 5 प्रोजेक्टों का हुआ। और इतना आपका वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, सारे चलने वाले हैं। 4000 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट का ऑलरेडी CC क्लियरेंस हो गया। बाकी 3-4 जो मेरी टीम यहाँ पे सारी साइट के साथ मिलकर के काम करके कि जल्दी से जल्दी DPR जमा कर सके, क्लियरेंस दे सके और बहुत फास्ट एक काम कार्य भी चल रहा है। इस तस्वीर के लिए हम लोगों ने इसका 4 के लिए बात की। मैं पूरा CM से दिल्ली में मिला, उसके लिए आगे लगता है कुछ भी काफ़ी पॉजिटिव है, जल्दी हो जाएगा। दिमाग में बहुत टिपिकल केस था, प्रधानमंत्री जी के कमरे में मीटिंग हुई, सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग हुई, उसमें कुछ एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट से वापस रेफर हुआ है सेटलमेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने कल भी बात की, CM से उनकी बात की कोर्ट केस के दिन पे, तो लोग बिल्कुल पॉजिटिव है, कह रहे हैं कि हमने तो बहुत 15 दिन के अंदर में इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि शायद वो रिजॉल्व हो जाए तो शायद हम अपने इतिहास में जो किसी का रहा है इस कंट्री में उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है और आपका अगले 15-20 साल के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है और हम काम करते रहें। हमारा हाईकोर्ट का साथ का कुछ उत्तराखंड जो प्रोजेक्ट है हम उसको भी बात कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट की कोई कमी नहीं है। जैसा भी बताया हाईकोर्ट में जो बात हो रही थी वाटर स्टोरेज के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर एक जरूरत होगी देश की वाटर सप्लाई के लिए, कोई अभी उसका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन उसके भी बाकी 2-4 दिन में होने वाला है। हमारे हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास परियोजनाएँ हैं हाइड्रो के लिए। हम हाइड्रो भी रहना ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है।
तो हमारा सियान प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग तैयारी कर रखे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसको भी आगे बढ़ाना है। वो कुछ हमारे इमीडिएट के टारगेट है, कुछ बाकी है, लेकिन इस समय जो प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं करीब 5500 मेगावाट पर मेरा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम 7000 कितने सालों में 5000 जो हम चला रहे हैं काम से, ये 24-25 से काफ़ी इसमें से निकल आया है। तो आपको 11,000-12,000 मेगावाट की कंपनी बनने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कैपेसिटी कराने की जरूरत आपको मौके मिलेंगे। सोलर बिजली में हम लोगों ने बहुत काम किया है, करीब 7,500 मेगावाट पे काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के एडवांस स्टेज में है। थोड़ा समय उसमें लग रहा है क्योंकि हम लोग मिनी रत्ना कंपनी है, हमारे बोर्ड के पास 100 मेगावाट पर जाने की क्षमता नहीं है। हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को इस तरह से ठीक किया जाए। कल भी कुछ बात हुई थी मंत्रालय में, हमने कहा मेरा कंसर्न है कि हम 100 मेगावाट के ऊपर जाने में तो सारी PIBCC करानी पड़ती है, बोर्ड की पावर नहीं है, तो हम उसको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, उसको भी मंत्रालय रिजॉल्व करने के मूड में है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं बार बार सारे HOP से करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट स्टेशन से फ़ोन आते हैं, लोगों की जो हमारे गए गेस्ट हाउस है, फील्ड हॉस्टल है, रहने की अच्छी व्यवस्था किया है, हम कम से कम कंबल रजाई के गद्दे तक से ले सकते हैं, क्या फैसिलिटी मतलब खराब नहीं है। मैं खुद जाकर देखा हूँ, कई जगह क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं इस मन से सारे HOP से करता हूँ कि कमेटी बना लेते हैं और देखिए क्या समस्या उसको तुरंत दूर करें। इस तरह की खबरें आपकी साइड से तो अच्छा नहीं लगता है। हम अपनी सुविधा अच्छी रखें, बाकी इंक्वायरी या प्रोसेस नहीं रखें, तो कॉर्पोरेशन ने कभी किसी के लिए मना नहीं किया है। उस तरह की सारी चीज़ें हैं। हमारे बीच में कई लोगों की डेथ हो गई यंग ऑफिसर्स की और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो मेरे पास जो भी स्कीम है, एक्सीडेंटल डेथ से तो काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन नेचुरल डेथ से कुछ नहीं मिलता है। हम इस पर काम कर रहे हैं और HR ने शायद कोई प्रपोजल PR अनाउंस कर लिया है, जिसमें हम लोग में उसको 40 लाख रुपये मिल सके तो अभी तक का 10 लाख है। तो इसको हम जल्दी करने की कोशिश करें। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ के सोचता हूँ कि हम दूसरे की सिर्फ कॉपी क्यों करें, हम क्यों नहीं इसके सोच विचार करें, बनाएं। जब बोर्ड की पावर बोर्ड में करते हैं, कहीं बाहर जाना तो उससे बात करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट बाकी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग पहाड़ों में, जंगलों में दूर है, जहाँ पर मेडिकल की सुविधाएँ नहीं, लोग बीमार पड़ जाते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो उस स्थिति को हम न कि NTPC पावर से कंपेयर करें, बल्कि हम एक अलग से रखें कि अगर किसी की तरह की डेथ होती है तो उसकी जो वीडियो है उसको हम किसी पर्टिकुलर स्केल पे घर बैठे तनख्वाह दे दिया जाए, जो हमारे समाज में काफ़ी लागत का रखा है। तो मेरा तो बिल्कुल ये व्यक्तिगत विचार मैं चाहूँगा कि हम सब बोर्ड के मेम्बर मिल करके इसकी जरूर देखें। कोई रास्ता ढूंढने के साथ प्रपोजल है। हमने जिस तरह से उल्लू के 2 प्रोजेक्ट में देखा कि कुछ लोग बिजली ज़्यादा चली गई कि नहीं हो पा रहा था, सर्विस नहीं दे पा रहे थे, तो हम 57 लोगों के लिए स्कीम लाए थे जो $00 का स्केल होता है। वो अपने घर में और काम करते रहे और हम उनको एक नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन घर में उनको 15-20 महीने के दे दिया जाए जो भी आया इनिशियली 20,000 और 60 साल की उम्र तक। तो उस तरह से हम अपने किसी एम्प्लॉय के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को बहुत सालों से लोन कार एडवांस का था, आपकी कुछ हाउस बिल्डिंग था जो नहीं हो रहा था, 10 साल पुराने स्कीम चल रहे थे, हमारे बोर्ड ने उसको भी किया। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने 1 साल के अंदर में किया है, डिस्पाइट कि हम क्या काम और कर रहे थे, जिस अपने और स्टेशन चलाने का, नए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का, बाकी सब चीज़ों का अवार्ड भी हुई है। इस बीच में आप लोगों ने जो CSR का काम किया, छोटे छोटे काम, उसकी बहुत ही सराहना हुई। अभी आपने फरीदाबाद में कुछ काम किया, उसके लिए कुछ हरियाणा सरकार ने अवार्ड दिया। आपने क्रिकेट मैच कराया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, देखिए आप लोगों की पूरी टीम और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होगी। पहले लोग छोटी सी बात में मुझे एसेंस करते थे, मेरे पास कोई एसेंस नहीं आता, सब एक दूसरे को जानने लगे। हमने एक मंत्रालय में लीड लेकर के मैच कराया, जिसमें सेक्रेटरी पावर खुद भी खेले और सारे PSU चेयरमैन से 2 टीमें बनी मंत्रालय के साथ मिलकर के। उसका एक बहुत सराहना है, उसका सरे हुआ कि कहा जाए कि NHPC बहुत अच्छा काम करती है व्यवस्था में। एक म्यूचुअल मैच कराया है जो कि अभी चल रहा है, उसे भी उसी तरह सोचे थे कि किसी का हर जगह पे लीड रोल लेके काम करना है। दिखाता है कि बिल्कुल आप किस तरह का वर्क कल्चर बदल गया है, हम किस तरह की के साथ काम करते हैं। सिर्फ मुँह से कहने की बात होती है कि काम करना है और सब कुछ अपना चलने लगता है। ये इस तरह से आप लोगों को फ्रीडम मिला है। मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, जिससे कि डिसीजन फास्ट हो
और लोग दिल्ली में घूमने के बजाय पंडित में अपना समय बिताए काम करें, और हमने किया है उसको, और उसका असर भी मुझे दिख रहा है। अब चीज़ें साइड में जॉब हो रही है, आप जो कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं देखते होंगे, अब यहाँ कोई मेला नहीं लगता, भीड़ नहीं रहती थी, तो 4th फ्लोर के फ्लोर में लोग घूमते ही रहते थे, मीटिंगें होती रहती थी, अब कोई नज़र नहीं आता है, और उसका साइड का असर बढ़ रहा है, काम हो रहा है, सबको जिम्मेदारी मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पीरियड में देखा, हम लोगों ने तो करने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से हम आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जिस तरह से हिम्मत से काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी तूफान आप झेल गए कोविड का, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई चीज़ आएगा, उसमें भी आप लोग इतना बढ़िया मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दिया आप लोगों ने, उसके लिए हम एज CMD एज बोर्ड की तरफ से आप सबको धन्यवाद बधाई भी देता हूँ। और इस तरह से हमें हौसला आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई टारगेट बड़ा नहीं है। और सुभाष जी मेरा एक बहुत बड़ा एक अपना पर्सनल टारगेट भी है, कंपनी का भी, जैसे कि हमारे एक अलग तरह का चीज़ जाहिर होगा दूसरे एजेंसी के बाद, तो सुभाष जी मुझे बनने के बाद हमने इतने कम समय में जब मौका मिला तो काम किया, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत जो टारगेट हाई सेट किए हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट की मशीनों से उससे ज़्यादा लगाने पड़ती है, और कॉन्ट्रैक्टरों का आपके प्रति एक रुझान और कॉन्फिडेंस आया कि अब यहाँ फैसला होता है, हमारी कोई जेन्युइन चीज़ें दी जाए। पहले हमें जेन्युइन चीज़ को भी दी जाती थी, सब घुमाने में लगे रहते थे, तो घुमाने वाली चीज़ का कल्चर यहाँ से खत्म हो गया, और इसका आप ही लोग हैं। हमने कोई अलग से कोई बदलाव नहीं किया, बाहर जाकर हायर करके लोगों को नहीं लाया, मतलब आपकी क्षमता है पहले भी कर सकते, तो आप जो शुरू किए हैं उसको कंटिन्यू किया जाए। कॉमर्शियल ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, सब मेसी मन से कहा था कि हमारा 7400 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, कि सब उसी में 8,000 करोड़ हो जाए, लेकिन आज की डेट में हम 7800 करोड़ से ज़्यादा कर लेंगे। आगे डेट में 14 करोड़ का कुछ आया है कि कंटिन्यूस आ रहा है, मुझे आपको लग रहा है कि 8500 भी क्लास कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे किसान मैनेजमेंट हो रही है, तो देखिए हर दिक्कतों के बावजूद इतने बड़े तूफान के सामने भी हम लोग खड़े हुए डटे रहे, तो उसका असर हुआ कि हम झुके नहीं, आगे बढ़े जा रहे हैं। तो मैं आप सबको इस हिंदी दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी में अभी जो जयराज साहब आए थे, जो हिंदी भाषा के सचिव हैं भारत सरकार में, गृह मंत्रालय में, वो कल भी मुझे फोन किए थे कि आप कुछ सेमिनार करें, कुछ लोगों को ढूंढना, और मैं सबसे बोलता हूँ कि किसी सबसे अच्छा काम कर रहा है, आप उसे सीखो। इसलिए राजनीति की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हम लोग इतना कार्य करें, इस बात की जो राजभर सिंह है वो हमको ही मिले। राजनीति का है, आपसे 2 मिनट बात किया, बातें और करनी थी, लेकिन लेट हो गया, 2:10 हो गया है, इनको कुछ और भी करना है। आपको पुनः इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, और हम एक साथ ये लिख के चलेंगे, हम बहुत ही वंडर क्रिएट कर सकते हैं, हमारी क्षमता है। लेट अस थिंक फॉर द बेस्ट फॉर द कंपनी एंड टुगेदर विल डेफिनेटली डू। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस उद्बोधन से निश्चित रूप से पूरे NHPC परिवार में एक नई ऊर्जा और नए जोश का संचार हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पेश है एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री, जो इस बात का परिचय है कि गत 1 वर्ष के दौरान हमारे CM साहब के कुशल नेतृत्व में कितने तीव्र गति से हमारा निगम प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री संक्षिप्त इन बदलावों से कंपनी की क्षमता और कार्य संस्कृति में सुधार हुआ है। NHPC को भविष्य में सशक्त संगठन बनाने के लिए नए प्रबंधन के तहत कई महत्वपूर्ण पहल और नीतिगत निर्णय लिए गए, जिसमें समय पर ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया गया। पिछले 1 साल के अंदर लोगों ने जिस निपुणता से जिस चैलेंज लेकर काम किया, तो बड़ी तारीफ की बात है। 5 अप्रैल 9 PM 9 मिनट में प्राइम मिनिस्टर का एक आह्वान था कि हम उस समय से घरों की लाइट बंद करें, और उसके कारण जो बीच की समस्या पैदा हुई थी, जिस तरह हाइड्रो निकल के आया, और खासकर NHPC ने उससे हाइड्रो का अलग आयाम को पहुँच दिया। हाइड्रो की देश में डिस्ट्रीब्यूटी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पावर स्टेशन जिस चैलेंज चलाया, उसकी हर जगह तारीफ होती है और बधाई के पात्र है। इस दौरान NHPC ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंपनी में वर्क कल्चर चेंज हुआ,
सारे लोग ये ऑफिस के थ्रू काम करना शुरू किया, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई, एक टीम और एक सिनर्जी बनी इधर डिपार्टमेंट में, ये दूसरे के साथ मिलकर काम करें, समाज के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए। लोग भरोसे नहीं कर रहे थे, हमारे अधिकारी कर्मचारी भरोसे कर करके अपने काम के अलावा दूसरों को भी काफ़ी मदद की इस पीरियड में। तो ये बहुत ही शानदार पीरियड रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने बिजनेस भी अच्छा किया है, कलेक्शन भी अच्छे किए हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। जो हमारा शेयर था करीब 20% की बढ़ोतरी हुई, ये दिखता है कि मार्केट को लोगों को आपके ऊपर मिलने कॉन्फिडेंस आया है। 2000 मेगावाट का सोलर की हमने लगाने के लिए ऑर्डर कर दिए, साथ में प्रमोशन भी बेहतर 1000 से ज़्यादा अधिकारियों कर्मचारियों सुपरवाइजर प्रमोशन हुआ। श्री A.K. सिंह के नेतृत्व में NHPC ने जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच बनाई है ताकि देश की विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जा सके। NHPC की मजबूत साख को और बढ़ावा मिला जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने 850 मेगावाट रद्दे, 930 मेगावाट किरथाई स्टेज 2, 1856 मेगावाट सागरकोट, 240 मेगावाट उड़ीवन स्टेज 2 और 258 मेगावाट धसती स्टेज 2 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए NHPC के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री A.K. सिंह CMD NHPC की अगुवाई में पिछला वर्ष NHPC के पुनरुद्धार के रूप में देखा गया है। 2000 मेगावाट की प्रतिष्ठित सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना में पावर हाउस ऑपरेटिंग का काम 9 साल बाद फिर से शुरू किया गया। NHPC ने एक रिमोट सेंसिंग और GIS प्रयोगशाला की स्थापना की, जो उपग्रह चित्रों के माध्यम से पर्यावरण और परिवेश की प्रभावी ढंग से निगरानी और अध्ययन करने में सक्षम है। कोविड-19 लॉकडाउन के मुश्किल समय के दौरान श्री A.K. सिंह CMD NHPC के मार्ग निर्देशन में 132 मेगावाट तीसरा लोडांत्री पावर स्टेशन के यूनिट 2 के एक गैस इंस्यूलेटेड स्विच गियर को संगठन के भीतर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके पुनर्स्थापित किया। UNREPP योजना के तहत ओडिशा में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के विकास के लिए ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC ने सिक्किम में जल पावर कॉर्पोरेशन जिनकी 120 मेगावाट रंगीत स्टेज 4 परियोजना को अधिग्रहण हेतु अनुमोदित रेजोल्यूशन प्लान को लागू करने हेतु डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। विशेष योगदान के लिए कंपनी को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सराहा गया। हरियाणा सरकार ने NHPC के CMD श्री A.K. सिंह को बेस्ट कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी प्रैक्टिसेस और कोविड-19 राहत कार्य के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया। ICAI ने NHPC को बिजली रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। NHPC को प्रकाशमयी ग्रीन एनर्जी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट परफॉर्मिंग PSC के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई। NHPC निरंतर एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन का कार्य कर रही है और भविष्य में जिस तरह लग रहा है हर एक कर्मचारी चाहता है कि हम कितना काम करें, कंपनी कितनी ऊंचाई को ले जाए। जो हमारे माननीय मंत्री जी का था कि NHPC 50,000 मेगावाट के टारगेट सेट करें, तो निश्चित रूप से लगने लगा कि 30,000 मेगावाट तक हम इस दशक में 2030 तक हम जरूर कर रहे हैं और आगे भी कार्य करें। कर्मचारी अधिकारियों को अपने तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, इस जोश उल्लास के साथ कार्य करें। NHPC हम अपनी उपलब्धियों पर रुकते नहीं, बल्कि NHPC हम मानते हैं कि हमें मीलों दूर जाना है और कई चुनौतियों पर विजय प्राप्त करनी है। कंपनी वास्तव में भारत में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में लीडर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए भारत के विद्युत परिदृश्य में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब हम बढ़ते हैं कवि सम्मेलन की ओर। आज कुछ गीत, कुछ संगीत, कुछ राग, कुछ अनुराग, कुछ हंसी और कुछ खुशी लेकर के हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और विश्वविख्यात कवि अपनी कविता आदमी से लेकर आज तक सभी के चेहरे मतलब मानव
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो समसामयिक ज्वलंत विषयों पर प्रतिदिन एक मुक्तक लिखते हैं, मानवीय संवेदनाओं के। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ वर्तमान समय के अत्यंत सशक्त हास्य भय के बेजोड़ कवि स्वागत करें। और अब मंच पर स्वागत है प्रेम और संवेदनाओं की एक ऐसी गीतकार का जिन्होंने अपनी का स्वागत करें तालियों के साथ। और अब मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हास्य भय के बेजोड़ बेहद लोकप्रिय कवि जिनकी कविताओं ने आगरा की के भाषाई सुनने की ऐसा स्वागत करें। हमारा पूरा मंच कवियों से सुशोभित हो चुका है। मैं अनुरोध करूंगा एक बार नमस्कार साहब। स्वागत अभिनंदन कुमार स्वागत है श्री जोशी जी का, स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत है नारायण शर्मा जी का। और स्वागत है आपके मात्र मैडम मेरा सामने स्वागत है श्री दोनों तो नहीं और मैडम थैंक यू सर। पता चला 1 वर्ष पूरा हुआ है आपको, तो ये मैं चाहता हूँ एक बार उनका तालियों से आप पुनः स्वागत करिए। और पिछले 1 वर्ष में जो प्रगति की है, और पिछले 1 वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संस्थान ने कोविड के दरमियान जो अपनी जिजीविषा से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से जो राष्ट्र को एक दिशा दी है, राष्ट्र निर्माण में कहीं पीछे नहीं हटे बल्कि और ज्यादा हिम्मत के साथ काम किया है। तो एक बार पूरे भारतवर्ष में फैले हुए सीमाओं पर अपने तमाम उन लोगों के लिए जो इस राष्ट्र को जगमगाने का काम कर रहे हैं, अपनी मुस्कुराती हुई तालियां एक बार जरूर दीजिए। जैन साहब, गोयल साहब, सभी को प्रणाम। आदरणीय महिला शक्ति, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। समय की सीमा है और चूंकि आज हमें माँ सरस्वती का वो लाडला पुत्र पहली बार इस सभागार में मिला है, तो हम ये चाहते हैं अधिकांश समय हम उनको दे सके। डॉक्टर कुमार विश्वास का परिचय देने की कोई बहुत बड़ी जरूरत मैं समझता हूँ इस मंच में नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि पूरी दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हिंदी जानता हो डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम से अनभिज्ञ हो। बस मैं इतनी ही परिभाषा दे सकता हूँ। क्या कोई देश का बड़ा पब्लिशर 1 करोड़ रुपए से अग्रिम रॉयल्टी के लिए उसे अनुबंधित करे, वो भी रिप्रिंट कराने के लिए? उनकी किताब कोई दीवाना कहता है, उसके अधिकार खरीदे हैं उन्होंने और 1 करोड़ रुपए एडवांस रॉयल्टी दिए। माँ भारती के किसी बेटे को थोड़ी तालियां अतिरिक्त दे दीजिए, ये बड़ा सम्मान है। और कुमार भाई, सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जो बाहुबली की टीम थी, सूर्यवंशम करण के नाम से जो उनकी मेगा फिल्म आ रही है 450 करोड़ जिसका बजट है, उसकी स्क्रीन प्ले, डायलॉग और सबसे बढ़कर गीत आपने लिखे हैं जो आने वाले 2 महीने बाद पूरी दुनिया में गूंजने वाले हैं। अभी उन्होंने गाड़ी में बैठकर वो गीत सुनाए, आनंद आ गया। माँ
शारदे के उस पुत्र को, जिसे कभी मैंने कहा था कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। ये सभागार पहली बार पधारने पर प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का सम्मान करें, जिसने गूगल तक हिंदी को पहुंचाया, जिसने जंगल तक हिंदी को पहुंचाया। युवाओं के आईकॉन बन ही चुके, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी एक बार वो तालियां दे दीजिए जिसके लिए पूरी दुनिया जानती है, जानती है उनके ठीक बराबर में हिंदी कविता का एक ऐसा स्वर जो पिछले 5 वर्ष पूर्व कविता में आया, अंकिता सिंह। लेकिन इन 5 वर्ष की उस तपस्या में, उस यात्रा में उसने करोड़ों लोगों को अपना मुरीद बना लिया। ऐसी बहुत ही श्रेष्ठ शब्द साधिका मां शारदा की वो भी पहली बार इस सभागार में आई है, श्रीमती अंकिता सिंह। मैं चाहता हूं एक बार, जो यांत्रिक इंजीनियर है, सर वो इंजीनियर है और हम कवियों में मेरे बात में बोलना पड़ता है, और अंकिता जी को बहुत बहुत हम सम्मान कर रहे हैं। अंकिता जी के बराबर में थोड़ा सा एक फ्यूज बल्ब भी बैठा हुआ है। देख लीजिए, जैसे आपका कोई पुराना प्लांट हो जो सबसे पहले लगा हो 40 साल पहले, समझ जाइए जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन व्यंग की उस यात्रा को जो माणिक वर्मा जी से शुरू हुई, उस यात्रा को किसी ने पूरी दुनिया में उतना ही मान दिलाया। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय कवि ग्वालियर से पधारे प्रिय भाई तेज नारायण बेचैन का हम जोरदार तालियों से सम्मान करें। हंसी मजाक करने वाला, लेकिन काव्य का एक बहुत ही बड़ा हस्ताक्षर इस वक्त दुनिया में जाना माना नाम। तेज भाई बहुत बहुत अभिनंदित कर रहे हैं आपको। और पहली बार ही इस सभागार में पधारे हास्य व्यंग का एक ऐसे लोकप्रिय कवि जो पिछले 25-30 वर्षों के साथ में हम यही कह सकते हैं कि नई पीढ़ी का सर्वाधिक ऊर्जावान कवि कुमार भाई के साथ में मुझे लगता है शायद 20 देशों की यात्राएं की। रमेश मुस्कान हमारे बीच आगरा से आए हैं, बहुत ही हाजिर जवाब हैं। अभी एक सिंह साहब जब सम्मान कर रहे थे तो हमने कहा कि वो आगरा से आए हैं, तो वो बोले जी, एक सिंह साहब बोले मेरी ससुराल आगरा है, बेटे की ससुराल आगरा है, तो बोला जी मेरी भी वही है। तो ये उसकी हाजिर जवाबी है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और मैं आपका अपना दिनेश रघुवंशी, जब से कम सम्मेलनों की परंपरा शुरू हुई है, एक स्थायी नाम, थोड़ी सी हाथों में शक्ति हो तो इन्हें पता चल जाए कि मैं आपके बीच में कभी नहीं से ज्यादा एक साथी के रूप में सदैव राजभाषा विभाग, संपूर्ण राजभाषा विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं। और राष्ट्र में सबसे प्रथम स्थान पर आने के लिए डॉक्टर आरबीर सिंह जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जब प्रथम पुरस्कार आपको मिलता है तो खुशी होती है मुझे। आइए मां की आराधना करते हैं ताकि हम डॉक्टर कुमार विश्वास को भरपूर समय दे सकें। एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं कुमार भाई, 3 मार्च को पिछले वर्ष इस सभागार में सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ा। 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था। 3 मार्च के बाद में 5 को लॉकडाउन शुरू हो गया था, हम लोगों ने कई सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया था। उसके बाद उन्हें आज यदि एकत्रित हो रहे हैं किसी बड़े कार्यक्रम में, तो फिर एनएचपीसी ने हमें संबल दिया है। तो एक बार उन्हें वही मुस्कुराती हुई तालियां दे दीजिए जहां कहीं कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगी में करवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी नहर होनी चाहिए। परमपिता परमात्मा बहुत अंधेरे दे दिए जिंदगी में, 1 वर्ष में जीवन के मायने बदल रहे लोगों के। आइए उसी जिंदगी को उसी जिंदादिली के साथ जी सकें और जिंदगी के प्रति बहुत सकारात्मक रह सकें। इसी भावना के तहत आज का एक सम्मेलन आपके नाम करता हूं। एक कुर्सी छोड़कर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है कोविड के कारण, कोई बात नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपको उन खाली कुर्सियों के हिस्से की तालियां भी कवियों की कविताओं पर जरूर बजानी है। बस ये बार बार न कहना पड़े। चेहरे पर आपके मास्क है लेकिन हाथों में कुछ नहीं है, बस ये हाथ खोल के रखेंगे तो दिल खोल के कभी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं मां वीणा वादिनी की वरद पुत्री अंकिता सिंह का आह्वान करता हूं, वो आए और मां के चरणों में काव्यांजलि प्रस्तुत करके इस कवि सम्मेलन की नींव रखें। एक बार तुम्हें यहां से वहां तक तमाम लोगों से अनुरोध, मां की बेटी का सम्मान करें, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आज माँ सरस्वती की वंदना करने का मुझे मौका मिला है इस मंच पर। आप सबका मन चाहती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ। मैं माँ को आवाज लगाती हूँ, सुनिएगा। छंद में हूँ बांध देती आज अपने भाव को, शारदे माँ तार दे तू भक्त की इस नाव को। क्या बात है। दे मुझे माँ शक्ति की
ही पवित्र मां की आराधना। इस प्रांगण में सुरभित होता हुआ ये तमाम समूहों का के प्रति लालय और बिना किसी अतिरिक्त विलंब के हास्य के एक छोटे से गुलदस्ते को आपके सामने रखता हूं, जो बिल्कुल कोने में बैठा है। बहुत मैराथन पारी नहीं खेलता, लेकिन जब तक इस मंच पर रमेश मुस्कान रहेगा, मैं दावा कर सकता हूं आपके चेहरे पर परमानेंट मुस्कान की गारंटी देता हूं। हास्य के, चूंकि आगरा से आया है तो आप जानते हैं आगरा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें कुछ कह भी नहीं सकता, भाभी जी बैठी है, उनकी बहू आगरा की है, लेकिन मैं बहुत कुछ कहता। भाभी जी समझ वही जाइए जो मैं कह रहा था और समझ गई होंगी आप। तो आइए मुस्कुराते हुए इस माहौल को एक बार सुखमय वातावरण देते हुए थोड़ी सी तालियों का गुलदस्ता भेंट करें प्यारे कवि रमेश मुस्कान के लिए। बहुत ही हाजिर जवाब कवि, सभी चैनल्स पर निरंतर जो आपके घरों में प्रवेश करता है, ऐसा हम सबका लगा। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा देर तक आपके प्राण नहीं पीऊंगा। बहुत शानदार महफिल सजी हुई है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। पता नहीं होती आदमी किस मानसिकता में है, कितना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। पिछले दिनों में कुमार भाई के साथ अमेरिका गया, बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, 14-15 घंटे की फ्लाइट है, तो परिचय हो गया था। परिचय होगा, मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बराबर में एक सेठ जी थे, बोले मेरा तो वहाँ व्यापार है, वहाँ कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बोर होने लगे तो बोले कवि जी कोई कविता सुनाइए। तो जैसे उन्होंने कविता के साथ कविता बोला, मैं समझ गया कविता में कितना जानते हैं। मैंने कहा व्यापारी आदमी है, छोड़िए आपको कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर सुना दिया जी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। मैंने कहा साहब ज्यादा चोट खाए हुए हैं, हो सकता है जीएसटी के बेटे पिटाए हो। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली। तो कविताएं ऐसे सुनी जाती हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सुनेंगे। मैं जानता हूँ पहली बार अमेरिका में जब मैं गया था तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ कैसे लोग सुनेंगे, कहीं के लोग थे। तो कार्यक्रम मंदिर में था, तो मैंने कहा कि चलो तो थोड़ी सी तसल्ली मिली कि कोई सुने चाहे नहीं सुने, भगवान को सुनेगा। लेकिन आप यहाँ का सम्मेलन कराते रहे। बहुत शानदार महफिल आज चली है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हम सुनेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं मुझे। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, उसमें असली क्या था। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान होकर उन्हें इकट्ठा। जहां भी जाते हैं मुझे साथ ले जाते, तमाम विदेश यात्राएं की। किसी भी देश में जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको देख करके लोग कहते हैं कि शायद भारत में भुखमरी है। बाद में नया दिनेश रघुवंशी निकलते हैं, इसको समझ जाते क्यों है। लगातार खा रहे हैं, पीछे भी कह रहे थे कि खा के ही जाना है। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा फोटो खींचने पड़ा, मैंने जब पीछे देखा तो बताने का नहीं, वो देखती कर रहा हूँ। अद्भुत है, अद्भुत, बहुत प्रेम करते हैं। मैं 1-2 जिले की छात्राओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ इस तरह की। जी रमेश, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर पूरे देश की समस्या है और देश की क्या पूरे विश्व की समस्या, उसको रेखांकित करना चाहता हूँ। इस सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े। बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे घास से लेकर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत पूरे एनएचपीसी परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदी के कवि बुलाए, वरना कुछ भी करवा सकते थे। रॉक तमाम तरह की चीजें हैं। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को आप जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम लौट भी आए तो विदेश से। बिल्कुल
मैं कर लूंगा, मैं पहले यही करता था। हाँ नहीं, सच में पहला तो भी इसी काम में खर्च होता है। नहीं, तो पहले आपको बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत खर्च भी है तो उसको बस मैं बता उसका एक प्रेम एक मॉडल लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य में अच्छी बसी थी। तो उसे कुछ दिनों बाद लगा कि इसके साथ मेरा निर्णय नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क उसने उसमें देखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर रुकी चोरी, ओ कंप्यूटर रुकी चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर रुकी चोरी, ताली वाली बजाते रहिए, आसाराम पर आपको दिखानी हो रही है। थोड़ा अच्छा सुनिए, उत्सव बनाइए इसे। कंप्यूटर रुकी चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर रुकी चोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तक सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल हूं। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला, तुम है तो जंसी चलती हो, मैं दीपक सा चलने वाला। क्या बात है। तो चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना तुमको माफ, तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छे रमेश। चोरी लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देख दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देख दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर रुकी चोरी। बहुत अच्छे। और एक सच्ची घटना याद है, कोई जोक नहीं है। अभी संजय दत्त को जेल से रिहा किया गया पिछले दिनों, जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि जेल में उसके आचार व्यवहार ठीक थे। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने टीवी पर खबर देखी और पूछा ये संजय दत्त को चाचा जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोला अच्छा, फिर आसाराम बाबू जेल में भी नहीं बनने गया। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबान से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबान से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को डैड कहो, अंग्रेजी की अंग्रेजी, कि तुम डैडी को डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर रुकी चोरी। और तक सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर .com भी ना, तुम पर इंटरनेट की दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम डैडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर की रुकी चोरी। अंतिम पद पढ़ता हूँ और बहुत लंबी कविता में लिखता भी नहीं, क्योंकि पिछले बार सिंगापुर में कार्यक्रम का पाठ कर रहा था, मैंने लंबी कविता पढ़ दी तो सामने से एक सज्जन खड़े हुए कि भाई साहब जल्दी कीजिए वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। अंतिम पद सुनते ऐसा कुछ प्रतीक राजनीति से है, और कवियों का साहित्यकारों किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा, क्योंकि ये फागुन का महीना से होने वाला है कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह
सब कुछ अपना हार चुकी मैं जीता हुआ जुआरी हूँ तुम इटली की रानी जैसी मैं देसी अटल बिहारी हूँ तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा करना सुनो माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वो अपनी कविता में भले ही क्या ना दे पाए हैं, लेकिन यहाँ तमाम कविता के मर्मज्ञ लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया है उसके लिए आयोजन समिति की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच की ओर से एक बार भरपूर तालियों से रमेश भाई का सम्मान करिए। मैं जानता हूँ बहुत बड़े कवि है, बहुत रचनाएं उनकी पास है, लेकिन वो जानते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए जितने लोग कविताओं को। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सहज जीवन जीना चाहते हैं, शब्दों में जैसे है वैसे ही व्यवहार में है। मैं ऐसे बहुत कम लोगों से अपनी जिंदगी में मिला हूँ। कविता यात्रा में बहुत कम लोग हैं जिनके लेखनी से और जिनके व्यवहार से कहीं हम प्रभावित होते हो। डॉक्टर अंकिता सिंह को हम उसमें बहुत बड़ा कद देखते हैं, बड़ा पद देखते हैं, सबसे ऊपर उन्हें हम रखते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार ये सदन चूंकि पहली बार देश की इस महनीय बेटी को सुनने जा रहा है, तो ऐसी तालियां दीदी उन्हें लगे। एनएचपीसी परिवार में मुझे किस तरह से आत्मसात स्वागत स्वागत। अब आई गए हो तो आप खड़े तो हो एक सेकंड। प्रणाम करती हूँ जी स्वागत है। और आप सभी स्तुति श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय ए.के. सिंह सर जी यहाँ बैठे हैं, उनको विशेष प्रणाम करती हूँ। वो कविता प्रेमी भी हैं और इतना सुंदर आयोजन यहाँ फरीदाबाद में, ये मेरा पहला काव्य पाठ है यहाँ पर। आप बहुत सभ्यता और शालीनता के साथ काव्य पाठ सुन रहे हैं और एनएचपीसी जो है वो ऊर्जा बनाता है, तो मुझे उतनी ऊर्जा इस सदन में भी दिखनी चाहिए। इतनी ऊर्जा आप बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप पूरी ऊर्जा के साथ सुन रहे हैं और मुझे इससे ज्यादा ऊर्जा मिले, मेरा उत्साह इससे और बढ़ेगा। अब सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आती हूँ, सुनिएगा। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या बात है। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। उगता हुआ सूरज बहुत अच्छे मांगता है क्या। बस ऐसे ही सुनते रहिए, मुझे ये शाम हमेशा याद रहेगी। ये भी सुनिएगा। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम। यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम। मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा। मेरे हर ख्वाब में तो हो मगर मेरे नहीं हो तुम। मेरे हर ख्वाब में तो हो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे नहीं हो तुम। कमाल। और ये भी सुनिएगा। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। कविता जो है वो इशारों में बात करने की कला होती है। आप इसे समझिएगा और समझ में आए तो आपकी दाद मुझ तक पहुंचे। सुनिएगा। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों।
नहीं रुकती। क्या बात है। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो ही किस्से हैं। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो ही किस्से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती, कभी हिचकी नहीं रुकती, नहीं रुकती। बहुत शुक्रिया। और ये भी मैं सोचती हूँ एक गीत सुना, उसके पहले ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ अब ये क्यों मतलब कि मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी। कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगी। बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। और ये गीत की जो लड़की प्यार है, अंकिता जी को यदि गले मिलना विछड़ना ना हो, गले पड़ना हो जाए तो कैसा होएगा वो भी कई लोग ऐसे बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन समझ लो समझ रहे। जैसे कि ये है बाहर ही करता सारे काम बहुत अच्छे। और पहला अंतरा पढ़ती हूँ कि जब हम इश्क में होते हैं तो किस कदर मोबिलिटी बढ़ जाती है। तब मोबिलिटी को क्यों मैंने इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कोई भी और टर्म यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से फिट नहीं होता। नाम छकती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ, यही सोफे पे बैठे साथ अंबर घूम आती हूँ। तुम्हारा नाम छकती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझ तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से 1 2 3 4, गली दिल की तुम्हारी याद से आबाद करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। और क्या हो जब वो चला जाए अचानक, सुनिएगा। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब होता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब होता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरी खुशबू मेरी सांसों की गलियों में टहलती है, बड़ी कम वक्त है ये याद आंखों में पिघलती है। मैं सारी रात सोना जागना, मैं सारी रात सोना जागना एक साथ करती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। और इस गीत का मैं आखिरी अंतरा पढ़ती हूँ और इस सोशल मीडिया के जमाने को समर्पित करती हूँ। ये सोशल मीडिया का जमाना है। कभी भी आपने जीवन में इस तरह का क्षण जिया हो तो आपका ये समर्थन मुझे सुनाई देना चाहिए। सुनिएगा। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ, तेरी लत में कभी धुआं
मैं पूरा जूम हो गया, कुमार कह रहे हैं। मैं हास्य के उस बड़े सितारे को आपको मिलवाने जा रहा हूं। इस वक्त देश में जो शीर्षस्थ 2-3 मात्र व्यंगकारों में, हास्य कवियों में जिसका नाम है, पहली बार इस सभागार में हमारे मित्र तेज नारायण बेचैन आए हैं, ग्वालियर शहर से आए हैं। मैं चाहता हूं हास्य के उस बड़े रचनाकार को बड़े मन के साथ सुना जाए। एक बार भरपूर तालियां दीजिए बस, और उसके बाद गारंटी है जब तक मंच पे वो रहेंगे, तेज भाई अनवरत यात्रा रहेगी आपकी। थोड़ी सी मैराथन पारी, थोड़ी सी अतिरिक्त चाहता हूं आपसे। बेटा हाँ, अब नहीं आओगे? आओ ना, वहां तक तो पहुंचो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अच्छा कवि हूं। चेयरमैन साहब, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कोरोना की वजह से जो सीट खाली है उसका भी मुझे दुख है। ये जो डिस्टेंस हमें भुगतनी पड़ रही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैग्नेट फील्ड कहीं भी हो, टरबाइन कहीं भी हो, बिजली बन रही है। पढ़ा लिखा भी हूं। हाँ, लेकिन बताना पड़ता है, आपको देखकर लगता नहीं है ना, इसलिए। बहुत शानदार पढ़ा अंकिता जी ने, कमाल का पढ़ा। कुछ लोग तो पुरानी यादों में डूब गए। मेरा मन कर रहा है कि उनके अच्छे काव्य पाठ के लिए उन्हें मैं 4 पंक्तियां सुनाऊं। जी। जादूगरनी जादू करने जब तू आती है, तेरे लहजे से केशर की खुशबू आती है। आप देखिए उनका विराट व्यक्तित्व। जादूगरनी जादू करने जब तू आती है, तेरे लहजे से केशर की खुशबू आती है। आंखें क्या हैं? मीर तकी के ताजे मिसरे हैं। इनको वे समझेंगे जिनको उर्दू आती है। इनको वे समझेंगे जिनको उर्दू आती है। लेकिन हिंदी के इस लहजे को आपने उर्दू के तरीके से आत्मसात किया, बहुत मन से सुना। मेरे कहने से एक बार उनके सम्मान में और जोरदार तालियां। चाय आ चुकी है और बटेगी भी, जानता हूं मैं। मैं तो पी के गया हूं। मैं क्रम में हूं सर, व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं। जैसा कि इन्होंने बताया संचालक जी ने, व्यंग आप अच्छी तरह से समझते होंगे। व्यंग वो विधा है जिसमें कहा कुछ जाए, समझा वही जाए, जिसे समझाने की चेष्टाएं की जा रही है। जैसे हमारे एक लोकप्रिय व्यंग्यकार ने कभी लिखा था कि हमारे राज्य में विद्युत का उत्पादन बढ़ा। ये समाचार विद्युत मंत्री ने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। तालियां आपकी कमजोर हैं। तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि लगे नहीं कि आप लोग दहशत में लगे। आनंद लीजिए, यह आनंद उत्सव है। अच्छी कविता सुनाना हमारा काम है, लेकिन अच्छी कविता को स्वीकार करके उसकी पूरी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। बस उसमें कोई कंजूसी मत करना। मैं यात्रा शुरू कर, काम हो जाएगा मेरा। आप बस समझना, गहराई सुनना। ये मत देखना आप कि मैं कह क्या रहा हूं, आपको बस ये देखना कि मैं किस अदा से कह रहा हूं। उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में अपनी पहली बार अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनी। उसने तुरंत पर्स खोला, 5 का नोट निकालने को हुई, तभी उसके पति ने उसे डांटा। बोले इसे 5 नहीं, पूरे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। थोड़ा इसका भी मेगावाट बढ़ाइए आपको, समझ गए? सब आ गए आपकी समझ में? आ गए। अच्छा, अगर नहीं आई हो तो मैं आपको फिर समझाता हूं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। ये बहुत अच्छा। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं।
एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है, इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं, कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। कमजोरी है, समझ गए ना आप? नहीं, अच्छा नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझाता हूं। मेरा दावा है अब की बार आप जरूर समझ जाए, और समझ जाओ तो मुझे समझा देना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे इससे बड़ा व्यंग नहीं कर सकता। स्वागत है। मोहल्ले के कुछ लोग आए, बोले धार्मिक स्थल का निर्माण करने जा रहे हैं, कुछ सहयोग राशि दीजिए। मैंने कहा आजकल मैं पूरा फ्री हूं, मुझे ही ले चलो, कुछ दिन श्रमदान कर दूंगा। वो बोले अगर आस्था इतनी है तो खुद चले जाओ, हम चंदा लेने आए हैं, बंदा लेने नहीं। समझ लेना आप लोग, समझ गए आपको? राजनीति ने हमें क्या क्या दिखा दिया। टेलीविजन देखना हम चेयरमैन साहब भूल गए, राजनीति के पात्र एक दूसरे को गाली देना चालू कर दिया। लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में एक मदमस्त हाथी घूमता हुआ चला जा रहा था, सुनना आपने भैया, जंगल में मदमस्त हाथी घूमता हुआ चला जा रहा था, पीछे पीछे कुछ कुत्ते भूंकते जा रहे थे। पेड़ पर टंगे लंगूर ने बुलाना मारा, इतना बड़ा डील डोल लिए घूमते हो, इन जाहिलों को जवाब क्यों नहीं देते? हाथी ने कहा भैया हम किसी की आइडेंटिटी नहीं छीनते, ये बेचारे भूखने की दम पे ही तो कुत्ते हैं। आनंद आनंद आ रहा है ना, सब समझ रहा है? बस एक एक व्यंग का मजा लीजिए, मैं आपकी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। पर इशारा समझना, उस इशारे पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा ये फिजूल खर्ची क्यों? बियर ग्रिल्स ने मोदी जी से कहा, मोदी जी अगर खूंखार शेर अगर सामने आ जाए तो इससे कैसे बचोगे? मोदी जी उठे, शेर के पास गए, उसके कान में कुछ कहा और लौट कर आ गए। शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बियर ग्रिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर ऐसा क्या कह दिया? बोले कुछ नहीं, मैंने तो इतना कहा था कि पंजे फटका के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया तो चुनाव लड़ोगे। समझ गए ना आप तो? अच्छा नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी है, इनका विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ। टेलीविजन वालों अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रखिए। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, हमें केवल अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए। इससे ज्यादा व्यंग इस देश में क्या होगा? हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री जी को भुगता तो कुछ बोले नहीं, और अब ऐसे आए हैं जो दूसरों को नहीं बोलेंगे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लोग तो उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। और दोस्तों इस देश में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा? आज की रात इस पूरे सभागार में इससे बड़ा व्यंग मैं नहीं कर सकता हूं कि सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन है।
समझ गए आप लोग? अगर समझ गए हो तो एक बार ताली बजा के मुझे इजाजत दो तो मैं समझा। समझ गया? तेरे को भी समझाऊंगा। आनंद से रहिए, मस्ती से रहिए। आपके हम बड़े आभारी हैं, आप बड़े उपक्रम के मालिक हैं। ये हिंदी साहित्य पर बड़ी कृपा है कि आपने ये हिंदी के मेहनी लोगों को बुला करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके ये उत्सव किया। ये उत्सव होते रहने चाहिए। संस्कृति को उत्सव होना इसलिए जरूरी है कि पीढ़ियों में संस्कारों का आदान प्रदान होता है। संघर्ष से कई चीजें आती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ रंग आपकी अदालत पर रखता हूं। आपको महाभारत का एक प्रसंग याद होगा कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग को गए थे तो उनकी संगत का प्रभाव यह था कि उनके साथ उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया था। याद है आप लोगों को सबको ये कहानी? युधिष्ठिर के साथ उनका पालतू जो कुत्ता था वो भी स्वर्गारोहण किया था उसने। यहां से बस इस जंग की यात्रा देखिए, मस्ती लीजिए। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। हाँ भाई, खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। एक अखबार में गलती से हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि दिए जा रहे हैं और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे हैं। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर हमें श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैलचित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए। एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी बड़े महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि अब इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। बहुत अच्छे थे। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। कभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैलचित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। कभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। अंकिता जी ने बहुत प्रभाव आप पर छोड़ा था। मैंने कोशिश की कि मैं अपना थोड़ा सा प्रभाव बनाऊं। अब आपकी इजाजत हो तो एक रचना सुना। एक मेरी बहुत प्रतिनिधि रचना है इन दिनों की। दोस्तों हमें 72 साल हो गए। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। 72 साल हो गए हम उस भाषण को सुनते सुनते। 72 साल हो गए हमें उस भाषण को सुनते सुनते। 72 साल में उस भाषण में कुछ नहीं बदला, बस केवल ये बदला भाषण वही का वही है, सिर्फ लोग बदलते जा रहे हैं। क्या बात है। उस भाषण में विकास की जो गंगाएं बहाई जाती हैं वो हमारे और आपके घरों तक आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। मैं बिना किसी भूमिका के, बिना किसी बहुत अच्छे थे। प्रतीकों के माध्यम से वो हिसाब और किताब आपके बीच में रखना चाहता हूं। मन से सुन लीजिएगा, एक बार बस इजाजत दे दीजिए। अच्छी लोग मिलते हैं तो अच्छी कविता सुनाने का मन करता है, वरना मनोरंजन के नाम पर तो काफी कुछ कहा जा सकता है। आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है जो हजामत बनवाकर
खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपको तो हम खूब पहचानते हैं। क्या बात है भैया, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आप पीछे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। क्या कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके पसीने पर। हुजूर, हुजूर आप राजमुकुट हो, हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बाम है, शान है। अरे आपके लिए भले ही पत्थरों का भी बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। अरे आपके लिए भले ही पत्थरों का बना हो, महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं, हम 71 सालों से माथा पीट रहे हैं। याद करो, याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लादकर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। याद करो, याद करो, याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लादकर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। बहुत अच्छे। हम्बर नदी, सुनना, हम्बर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा। जिंदाबाद। और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहां वहीं खड़ा है। हुजूर, हुजूर अगर आप भगीरथ हो, हुजूर अगर आप भगीरथ हो, तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को। जिंदाबाद। दोस्तों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मेरी प्रारंभिक यात्राओं का साक्षी भाई दिनेश रघुवंशी यहाँ बैठा हुआ है, और मेरा बहुत बड़ा याद कुमार विश्वास से बैठा हुआ है। राजनीति के चरित्र को प्रतीकों के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ, लोकतंत्र का पूरा चरित्र। अगर ठीक से रख दिया हो तो मुझे लगना चाहिए कि ऊर्जा बनाने वाले लोगों की ऊर्जावान तालियां मुझे मिल रही हैं। क्या बात है। देश, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। बहुत अच्छे भैया। देश अगर शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए, बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक
यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत चिटचिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे कोशिश कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। हमारे अंत में 4 पंक्तियां इस आवाम की तरफ से मुझे विदा देना लोगों कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांगाए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के वो भी सुना दो, पूरी दुनिया में पहुंच रही है। वो भी सुना दो। मेरी बहुत बदनाम पंक्तियां हैं, आजकल मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो ज्यादा ही बदनाम कर दिया। कभी मैंने लिखा था, मैंने कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, ये जो कवि है ना काफी कीमती हो गए। आपको तो पता होगा चेयरमैन साहब हम किस भाव पड़े। मंच जब से अर्थदायक हो गए, इसीलिए बढ़वाया, गोदले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे जेब कतरे तक विधायक हो गए। ये पंक्तियां पूरी दुनिया में बहुत होती है, किसी न किसी जगह रोज किसी। आइए, ये सब बातें हैं, आप सबकी मोहब्बतों को प्रणाम करता हूँ। 2 लोग शेष बचे हैं, जिनमें एक हमारे विशेष हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, और एक विशेष हमारे बैठे हुए हैं भाई दिनेश रघुवंशी जी। फरीदाबाद की आन बान शान, हम सबों के स्वास्थ्य के प्रमुख कारक हैं। ये देश के बड़े गीतकार हैं, बहुत लिखा है इन्होंने जितना लिखा है उतना हम सोच भी नहीं सकते, और मन से लिखा है। माँ पर तमाम लिखा है, पिता पर तमाम लिखा है, सामाजिक सरोकारों पर तमाम लिखा हुआ है। दुनिया में जहां जहां हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, वहां वहां तक उनकी यात्राएं हुई है। देश के तमाम सारे पुरस्कार उनकी झोली में है। उनके विषय में अगर मैं कुछ और कहूंगा तो आप मुझसे ये कहेंगे शर्मा जी रहने दीजिए, हम फरीदाबाद वाले लोगों को, फरीदाबाद वाले व्यक्ति का परिचय आप दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपसे अधिक हम जानते हैं, और चूंकि जानते हैं तो दोनों हाथ हवा में उठाइए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने आंगन के बड़े रचनाकार का भाई डॉक्टर दिनेश रघुवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद देव नारायण जी। उम्मीद है यह कार्यक्रम अब तक आपकी आशाओं के अनुकूल रहा होगा। थोड़ा सा बस एक बार ये एहसास करा दीजिए, डॉक्टर कुमार विश्वास की भूमिका में हम एक तरह से हम सारे लोग आ रहे हैं। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, बहुत छोटी सी ताली दे दीजिए। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। सीएमडी साहब, भाई ने गीत की अचानक फरमाइश की, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले बस 1-2 मिनट का गीत होगा, वो भी सुना दूंगा। भैया ने जो कहा है वो कभी पढ़ा भी नहीं, सुनिए। सर ये नया गीत है, एकदम मेरा मन है गीत नया पढ़ूं, क्योंकि जो हमने देखा होगा साहब, कोविड से मेरा पूरा परिवार ग्रस्त रहा, उसके बाद जैसा जीवन में एक बदलाव आया है, उसे शब्द रूप देने की कोशिश की है। आशीर्वाद दे दीजिए, और चाहे कि पहले जितने जल्दी हो सके उठा लो बेटा। यही है क्या साथ में, जब मैं बार बार यही नहीं चाह रही है, बस आप थोड़ी देर के लिए मुक्ति देना। सुनिए हो दिन तो ऐसे निकल गए। सर जो भोगा है वो कविता में ढालने की कोशिश की है, जैसा मेरी अंतर मन तक पहुंच जाए सबको पता जरूर चले इस बात। वो दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। और भाई पूरा बस पहली बार सुना हो गया। दिन काबू में कब आते हैं। सर 4 मार्च को जब प्रोग्राम बंद हुए सारे, तो लगा कि कोई फर्क नहीं, 2-4 दिन की बात है, 1 साल कैसे निकल गया। किसी को भी यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसा कठिन समय आएगा। एक पल में जिंदगी जीने का हुनर
हमारे बड़े कवि संतोष जी ने कहा था, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिस दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी, ये गीत मैंने उस रात रचा हुआ, और गीत क्यों लिखा, मैंने लिखा था कि मन नहीं है और हंसना पड़ रहा है, थक गया मन अब तो ये कहने लगा है, दूसरों के दुख भला कब तक उठाऊं, मेरी भी तो उम्र होती जा रही है, मेरा भी मन है कभी तो मुस्कुरा। ये गीत मैंने उस रात लिखा। भैया कमाल हो गए। वो दिन तो ऐसे निकल गए, थोड़ी तालियां के साथ सुनिए, अच्छा लगेगा। वो दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। 4 अंतरे सुनिए, पहला अंतरा, दिन काबू में कब आते हैं, दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं, दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं। अब ये बात समझ में आई, दिन तो होते हैं हर जाई, दिन तो होते हैं हर जाई। तेरी मेरी क्या हस्ती, तेरी मेरी क्या हस्ती, तेरी मेरी क्या हस्ती, कैसे कैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बीते दिन कब किसके लौटे, बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे हैं ठगता। सर हम लोग अखबार 82 से हम लोग साथ हैं, कल्पना से करें कितना बड़ा समय बीत गया। अभी हम वहां बैठे थे, अंकिता को बताया तो वो आश्चर्य कर रही थी कि आप लोग 82-83 से साथ हो, बहुत आगे निकल गए हो, लेकिन जिंदगी अपनी तरह से चल रही है। 4 मिसरों पर ये पूरा सदन एक बार बताए जरूर सुनकर कि लोग बड़े हो या हो छोटे, बीते दिन कब किसके लौटे, बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे हैं ठगता, बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे हैं ठगता। आज को लेकर सोचे, आज को लेकर सोचे, सब अंधे से निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। थोड़ी सी तालियां देना जो बोल रहे हैं उसे सुनने के बाद। तो जगमग जगमग नभ के तारे, जीवन का सार देने की कोशिश किया अंकिता जी। वो जगमग जगमग नभ के तारे, तुझसे बोल रहे हैं प्यारे, जगमग जगमग नभ के तारे, तुझसे बोल रहे हैं प्यारे। जब तक सफर बंधे हैं पग में, तब तक हंसकर जी ले जग में, जब तक सफर बंधे हैं पग में, तब तक हंसकर जी ले जग में। छोड़ चदरिया यही कबीरा, छोड़ चदरिया यही कबीरा, छोड़ चदरिया यही कबीरा, दे संदेश से निकल गए, वो दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। आखिरी पंक्ति सुनिए, और इस आखिरी पंक्ति आपसे माँ हिंदी के लाडले बेटे भेंट करता हूँ आपको, सुनना। कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए, नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना, नामुमकिन है ऐसा होना। आखिरी पंक्ति आपके हृदय तक जानी चाहिए। नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। जीवन की माला के मन के, ओ जीवन की माला के मन के, जीवन की माला के मन के, एक सिरे से निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, वो दिन तो ऐसे निकल गए। ये गीत मेरे जिंदगी के प्रारंभिक गीतों में से, और आज हमारे सबसे महनीय दोस्त
बहुत पुराना गीत सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता यात्रा का पहला गीत है, आशीर्वाद देना, सुनिएगा। कुमार, इस गीत से पहले 4 पंक्ति बोल रहा हूँ, 4 में से थोड़ा सा बैठ जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, यहाँ तो शक्ति बैठी है। बस ये गीत सुन लीजिए, आपको लगेगा जिंदगी की कुछ अच्छे गीत हो गए किसी उम्र में। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाए लोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाए लोई हो गई छोटी, उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई, रसोई हो गई छोटी। एक गीत, और ये कुमार जी ने कहा है तो ये उन्हीं के लिए, सुनिएगा। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, अच्छा लगा। नया गीत ये भी आपको मिलेगा, कभी नहीं पड़ा इस सभा करना। बहुत सही आया सर, आपने बहुत बहुत मुबारक हर जगह। सुनिए। मछलियां बोली हमारे भाग्यों में, 30 साल बाद शायद वो मछलियां बोली हमारे भाग्यों में, ढेर साहे जल तो तड़पन भी बहुत है। मछलियां बोली हमारे भाग्यों में, शाप है या ये कोई वरदान है, ये समझ पाना कहाँ आसान है। एक पल ढेरों खुशी ले आएगा, एक पल में जिंदगी वीरान है। लड़कियां बोली हमारे भाग्यों में, लड़कियां बोली हमारे भाग्यों में, उड़ने को है पर तो बंधन भी बहुत है, उड़ने को है पर तो बंधन भी बहुत है। ढेर साहे जल तो तड़पन भी बहुत है। एक खास बंद सुनिएगा, और मैंने एक कथानक पिरोया है मेरा व्यक्तिगत, लेकिन आपको सुनकर अच्छा लगेगा। थोड़ा मन देना इस बार, बहुत मन से लिखा हुआ बंद है। मारिया आशीर्वाद देना इस पर। भोली भाली मुस्कुराहट अब कहाँ, भोली भाली मुस्कुराहट अब कहाँ, वो पहली सी सजावट अब कहाँ। साकुले दरवाजों से कहने लगी, जानी पहचानी वो आहट अब कहाँ, जानी पहचानी वो आहट अब कहाँ। चूड़ियां बोली हमारे भाग्यों में, चूड़ियां बोली हमारे भाग्यों में, है खनकते सुख तो टूटन भी बहुत है। मन मिले तो आशीर्वाद सभी का मिले, अपनी पंक्तियों पर। है खनकते सुख तो टूटन भी बहुत है, ढेर साहे जल तो तड़पन भी बहुत है। एक खास बंद और पढ़ना चाहता हूँ, बहुत बड़ा गीत है। अंतिम 2 बंद पढ़ता हूँ, 5 बंद छोड़कर आखिरी 2 बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रास्ता रोका घने विश्वास ने, रास्ता रोका घने विश्वास ने, अपनेपन की चाहने एहसास ने, किस लिए फिर बरसे बिन जाने लगी, बदलियों से जब ये पूछा प्यास ने। बदलियां बोली, धार्मिक की दुआएं देना। बदलियां बोली हमारे भाग्यों में, बदलियां बोली हमारे भाग्यों में, है अगर जीवन तो भटकन भी बहुत है अगर जीवन तो भटकन भी बहुत है।
ढेर साहे जल तो तड़पन भी बहुत है। आखिरी बंद दुआओं के साथ विदा कीजिए। कवि सम्मेलन आपका है, सुनिएगा। भावना के अर्थ तक बदले गए। वहां पर 1100 मुक्तक लिखे। जब मैंने ये मुक्तक लिखा जिस दिन, मुझे लगा ये गीत इस एक 4 मिसरों में आ गया कि हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा, रुला देती है अब याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने देना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। कविता उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं, जब कविता धर्म देना चाहती है, कुछ सोच देना चाहती है, तो कहते हुए विदाई लेता हूं सर सुनना कि भावना के अर्थ तक बदले गए, वेदना के अर्थ तक बदले गए, कितना कुछ बदला गया इस शोर में, प्रार्थना के अर्थ तक बदले गए, प्रार्थना हमारे भाग्य में। विदाई दीजिएगा सुनकर। चुप्पियां बोली हमारे भाग्य में, कहने का है मन तो उलझन भी बहुत है, मन तो उलझन है। धन्यवाद मेरी साहब और तमाम मैनेजमेंट, सभी का शुक्रिया अदा कर। आपकी वजह से हिंदुस्तान की सेवा भी, कविताएं भी, फिल्में भी, स्क्रिप्ट भी, विदेश यात्राएं भी, और सबसे बढ़कर भगवान श्री राम की जब मेहरबानी हुई तो एक कवि से आगे बढ़कर एक महापुरुष के रूप में पूरी दुनिया देख रही है अपने अपने राम के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ अपने अपने राम को घर घर पहुंचाने वाले, कविता को विश्व तक पहुंचाने वाले थोड़ी सी तालियां कमजोर हैं। यहाँ से वहां के लिए मेरा मन हो, मेरा मन रखते हो तो दोनों हाथ उठाइए जब तक वो आगे बढ़कर तुम्हारे पास तालियां कर उनका स्वागत करके भी दिखाई दे। बहुत बहुत सम्मान। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। सिंह साहब, आपकी व्यस्तताओं के बीच आप पधारे, इसके लिए बहुत आभार। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। आप जो लोग पहाड़ पर काम कर रहे हैं, आप जो लोग विपरीत परिस्थितियों में बना रहे हैं, आपकी हिम्मत के लिए 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। पूरे देश को पता चले कि मैंने NHPC के लिए 2 लाइन पढ़ी। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। ये तो भाग कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। हाँ, ऐसे धीमे धीमे मेरे लोग हो रहे हो कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, और आपके हाथ बताएंगे कि आप समझ गए। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अच्छे कार्यक्रम के बाद कुछ भी और कहना वैसे बड़ा संतोषपूर्ण है। मैं शुरुआत में ही एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार दोबारा से जोरदार तालियों के साथ मैं इस कवि सम्मेलन में जिनकी अच्छी और सच्ची कविताओं ने निश्चित रूप से हमें नई ऊर्जा, उत्साह, उल्लास का अध्याय देना। आभार व्यक्त करते हैं हम श्री दिनेश रघुवंशी जी का,
जो हम सबके ऐसा लगता है कि एनएचपीसी परिवार के लिए है, रघुवंशी की जगह वो एनएचपीसी वंशी ही जैसा हमें एहसास कराते हैं। आभार व्यक्त करते हैं हम सुश्री अंकिता सिंह जी का, जिन्होंने जिनके त्रिकोण की भूमिका लंबे समय तक श्री रमेश मुस्कान जी का जिनकी हास्य कविताओं में सभी के चेहरे पे मुस्कान की कमी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी कर्मियों का देखा हम तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने अपने उद्बोधन से हमें ट्रेनिंग को प्रोत्साहित किया है। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। मैं स्रोत है सीओ साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेषकर मैं अपने निदेशक कार्मिक महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में यह कवि सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं महिला कल्याण समिति की माननीय है और रैली के माध्यम से जुड़े हमारे एनएचपीसी परिवार के सभी दर्शकों और अतिथिगण का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कवि सम्मेलन को जीवंतता प्रदान की है। मैं अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषकर मैं अपने बात में से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आइए राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव मंगल टाइम का अंदाजा था, मैंने अपने 5-15 पे इसलिए मैंने उसको आप लोगों को एक दिखा दिया ना।